हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड। इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन और फंक्शंस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक एक करके पहले इसके बिहेवियर को समझना होगा, फिर मैं लास्ट में जरूर समझाऊंगा कि रिलेशन और फंक्शन है क्या। अच्छा, सबसे पहले आपने चैप्टर 1 सेट थ्योरी पढ़ा होगा। सेट थ्योरी जिसने नहीं पढ़ा है उसे आप पहले पढ़ के आए, क्योंकि अगर सेट थ्योरी आप पढ़ लेते हैं यानी कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेते हैं, तब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर कनेक्टेड है इस सेट थ्योरी वाले चैप्टर से, यानी कि ये एक यूनिट है। इस यूनिट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो है सेट, वो मिलेगा, और चैप्टर सेकंड जो है आपके एनसीईआरटी में रिलेशन एंड फंक्शन, ये मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर एक यूनिट बनती है, और इस यूनिट का कंक्लूजन मैं लास्ट में दूंगा जब ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, यानी कि चैप्टर सेकंड फिनिश हो जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अच्छा, फिलहाल हम इसके बिहेवियर को समझते हैं। सिंपल सा बिहेवियर है, क्या है कैसे है अभी समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको जरूर पढ़ना होता है। मैं जरूर इसे पढ़वाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ रहेंगे। कहता है मच ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग अ पैटर्न। कहता है मैथमेटिक्स का बहुत सारा हिस्सा जो है वो क्या फाइंडिंग करने के लिए होता है, क्या फाइंड करने के लिए होता है, वो पैटर्न को फाइंड करने के लिए होता है। हम पैटर्न को ही तलाश रहे हैं बस। मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर साइंस, और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में आप क्या तलाश रहे हैं, पैटर्न। ओके, कहता है ए रिकॉग्निजेबल लिंक बिटवीन द क्वांटिटीज एंड चेंज इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पैटर्न्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशंस सच एज ब्रदर एंड सिस्टर। तो इसने कहा है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर, या कि रिलेटिव्स होते हैं ना, रिलेटिव रिलेशन एक ही बना है, ठीक है। कहता है फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं, है ना, इनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है, एक रिलेशन की बॉन्डिंग होती है। कहते हैं इन मैथमेटिक्स आल्सो वी कम अक्रॉस मैनी रिलेशंस सच एज द नंबर m इज लेस देन नंबर n। जैसे कि मैंने कहा, यहां लिख दिया 7 आपके सामने। अब आप कहोगे सर जी 7 लिख दिया, अब आप कहोगे इसके ऊपर कोई अपना ओपिनियन रखे, तो आप कहेंगे इसका कोई ओपिनियन नहीं, क्योंकि 7 लिखा है। लेकिन मैं इसकी कंपेरेटिव डिग्री अगर मैं यहां पर 9 लिख दूं, तो आप इसका ओपिनियन देंगे 7 इज लेस देन 9। क्या बोलेंगे, 7 इज लेस देन 9। तो बात समझ में आई आपको, यानी कि ये क्या है बीच में जो लगाया, ये रिलेशन है, दिस इज रिलेशन। यानी कि इसने बताया कि 7 छोटा होता है 9 से। अगर मैं यहां पर 4 लिख देता तो 4 जो है वो बड़ा छोटा है 7 से, यानी 7 बड़ा हो जाता 4 से, ये रिलेशन बन जाता। तो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिलेशन किसी पार्टिकुलर से कंपेयर करोगे तो अलग है, और 4 से कंपेयर करोगे तो रिलेशन अलग है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं, यहां पर इसने बोला है ब्रदर एंड सिस्टर, तो ब्रदर एंड सिस्टर की बात करें तो जो ब्रदर है वो किसी का भाई भी हो, ब्रदर तो है ही, वो किसी का पिताजी भी हो सकता है, वो किसी का मामा भी हो सकता है, वो किसी और रिलेशन में भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन रिलेशंस अलग अलग है। इस बात को आप नोटिस करिएगा, यानी कि एक एलिमेंट, एक ऑब्जेक्ट अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से रिलेट करता है। ओके, यहां पर कहता है द लाइन L इज पैरेलल टू M, set A is subset of B. In all these we notice that relation involve pairs. इन सभी में एक चीज हमने नोटिस की है, क्या नोटिस की है, कि रिलेशन जो है वो पेयर में रिलेट करता है, वो यानी कि इन्वॉल्व होगा पेयर में, ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर, और एक सर्टेन ऑर्डर में होगा, एक निश्चित ऑर्डर में होगा। कहता है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये याद रखे करेंगे कि हाउ टू लिंक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स, देन इंट्रोड्यूस रिलेशंस between the two objects in a pair. Finally we'll learn about special relation. Special relation को हम function बोलते हैं। कहता है which will qualify to be functions. The concept of functions very important in mathematics since it captures the idea of the mathematically precise corresponding between one quantity the other। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये फंक्शन। आपको पता है ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है।
आपने 9th क्लास में फंक्शन देखा होगा, fx जरूर देखा होगा आपने 10th क्लास में फंक्शन जरूर देखा होगा, और उससे रिलेटेड आपने बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे। लेकिन फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में अभी यहाँ इंट्रोड्यूस करा जाएगा, इसका बेसिक कराया जाएगा। फंक्शंस के बारे में आगे फर्दर क्लासेस में बताया है, फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे फंक्शंस क्या होता है। तो पहले क्या होता है, आप स्टार्टिंग से चलते हैं ना, स्टार्टिंग से चलते और इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। मैं हर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स के लिए, वो जरूर पढ़े, एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अभी फिलहाल मैं जो बता रहा हूं वो समझिए। पहले आपने क्या किया, पहले आपने कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, आपने कलेक्शन किया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, एंड दैट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स। यानी कि कुछ कलेक्शंस ऐसे होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं, कुछ कलेक्शंस ऐसे होते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ तो वेल डिफाइंड है, लेकिन कुछ कलेक्शंस की बात करेंगे और वो कलेक्शन क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि ये सेट नहीं है, या फिर बोल सकते हैं नॉट सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उन्हें सेट बोला जाता है, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं उन्हें सेट नहीं बोला जाता। ओके, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसमें से आप ढूंढते हैं रिलेशन। क्या ढूंढते हैं, रिलेशन। मैं यहां लिख सकता हूं, जो वेल डिफाइंड है उसमें आप क्या ढूंढेंगे, पेयर ढूंढेंगे, पेयर, और वो होगा उसमें रिलेशन। अब रिलेशन के अंदर ध्यान रखना, एक तो नॉर्मल रिलेशन होता है और एक स्पेशल रिलेशन होता है। क्या होता है, स्पेशल रिलेशंस, जिसे हम कहते हैं फंक्शन। और आपकी क्लास में बस यहीं तक बताया है, इसके बाद की स्टोरी जो है वो अगली क्लासेस में है। तो ये यूनिट यहीं फिनिश हो जाती है, फंक्शन पे आके एंड हो जाता है। तो यानी कि ये हुआ कि कॉन्सेप्ट एक ही है, सीरीज एक ही है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे वो भी समझ लीजिए। इस चैप्टर में आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज दी गई है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो 3 एक्सरसाइज में क्या क्या दिया गया है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरे में ऑफसेट्स बोल सकते हो इसे आप। दूसरे में क्या बोला गया है, एक्सरसाइज सेकंड में क्या सिखाया गया, रिलेशंस। और एक्सरसाइज 2.3 में क्या सिखाया गया है, फंक्शंस, एंड दैट्स इनफ। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर इन 3 एक्सरसाइज पर है और इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो इसको समझेंगे हम। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास चलते हैं, देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। देखिए ये रहा टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मैंने कहा आपको इससे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए, सेट थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए कि बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जिसने वो आपने नहीं पढ़ा है सेट्स, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके आप प्लेलिस्ट जरूर देखें, उस प्लेलिस्ट में आपको सेट थ्योरी के एक एक करके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, आप इंट्रोडक्शन तो जरूर देख के आए। ओके, फिलहाल सेट के अंदर आपको 2 सेट दे रखे, क्योंकि पेयर में होंगे। एक सेट दे रखा है जिसमें लिखा है 1 2, और दूसरा सेट दे रखा है जिसके अंदर लिखा है 3 4 5। अब मैं लिखना चाहता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है a मल्टीप्लाई बाय b। इस तरीके से दिखाते हैं इसे लिख के, ये प्रोडक्ट का निशान है मल्टीप्लाई। ध्यान रखना a डॉट b नहीं लिख सकते, यही लिखेंगे, है ना। इस तरीके से स्टैंडर्ड है। हालांकि ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, लेकिन आपको अभी फिलहाल निशान से ही देखना है। मल्टीप्लाई निशान मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, इसका मतलब होता है, मैं बता देता हूं आपको, a रिलेट टू b। तो ये रिलेट टू का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसके जो नॉट ऑर्डर्ड पेयर, इसके जो एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, इसलिए दिखाते हैं मल्टीप्लाई को। फिलहाल मैं बताता हूं आपको पहले करेंगे कैसे। ये दे रखा है 1, ए के अंदर क्या दे रखा है 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये रिलेट करने का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर एक रिलेट टू द 3, यानी ऐसे लिखेंगे 1, 3, मल्टीप्लाई नहीं करना भाई।
उसके बाद आपको 1 रिलेट टू 4, 1 रिलेट टू 4, फिर 1 रिलेट टू 5 एंड देन 2 रिलेट टू 3, 2 रिलेट टू 4 एंड 2 रिलेट टू 5। सिंपल है, दिस इज अ रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन, दिस अ पेयर, और इस पेयर को हम रिलेशन से डिफाइन करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का निशान लग ही क्यों रहा है जब मल्टीप्लाई नहीं, कुछ और निशान लग जाना चाहिए था। तो मैं बता देता हूं ये क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी सेट के अंदर आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। 2 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो टोटल आएगा 6। तो देखेंगे ए मल्टीप्लाई बी में, यानी कि ए रिलेट टू बी में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 रिलेशन बन रहे हैं। सिर्फ इस रीजन की वजह से यहां पर निशान मल्टीप्लाई का होता है। जब आप आगे जाके बाइनरी ऑपरेशन पढ़ोगे तो ए बाइनरी ऑफ बी भी पढ़ोगे आप, और इसमें आप मल्टीप्लाई प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। इसके अंदर बाइनरी का निशान होता है, ये स्टार का निशान होता है, ऐसे करके ए बाइनरी बी। फिलहाल ये अगली क्लास में है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि निशान से कंफ्यूज मत होइएगा, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या कहा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहते हैं सपोज ए इज अ सेट ऑफ 2 कॉलम्स एंड बी इज अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 कलर, सॉरी, है ना, 2 कलर्स एंड 3 ऑब्जेक्ट्स। तो 2 कलर्स दे रखे हैं, रेड और ब्लू, और यहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, बी सी और एस। ए और बी के 2 एलिमेंट्स दे रखे, आपको सेट्स दे रखे हैं। कहते हैं वेयर बी सी एंड एस रिप्रेजेंटेड अ पार्टिकुलर बैग, एक पार्टिकुलर बैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है कोट एंड शर्ट। तो ठीक है, बी का मतलब हो गया बैग, सी का मतलब कोट और एस का मतलब शर्ट। आर का मतलब ये रेड है और बी का मतलब ब्लू है। तो यानी कि अगर यहां पर लिखा है, ये रिलेट करा इन्होंने रिलेट क्या किया, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि ए एक सेट है जिसमें 2 कलर है, एक रेड एक ब्लू। बी एक सेट है जिसके अंदर है क्या, ये दे रखा है आपको, बी फॉर बैग, सी फॉर कोट्स, एस फॉर शर्ट। तो यहां पर जब हम रिलेशन बनाएंगे इन दोनों का, तो कैसे होगा रिलेशन, वो रिलेशन ये होगा कि या तो रेड कलर का बैग हो सकता है, या फिर रेड कलर का कोट हो सकता है, या फिर रेड कलर का शर्ट हो सकता है। सिंपल है। इसी तरीके से आप ब्लू कलर का बैग हो सकता है, ब्लू कलर का कोट हो सकता है, और ब्लू कलर की शर्ट हो सकती है। तो इस तरीके से टोटल 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने, सही है ना, 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इस तरीके से आप क्या बना रहे हो, नंबर ऑफ रिलेशंस बना रहे हो। ठीक है, ओके। यहां पर कहता है लेट अस रिकॉल फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। आप पिछली क्लासेस में ऑर्डर्ड पेयर आपने पढ़े होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर नाम याद रखना, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर में लिखे गए पेयर होते हैं। ये हमने 10th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। देखो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, एक्स वाई, यानी कि जो फिक्स वैल्यू एक्स की है वो फिक्स वैल्यू एक्स की रहेगी, ये नहीं बदल सकती। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये मैंने कहा 1 और 2, इसका मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2। ये एक पॉइंट हो गया जिसका नाम मैंने ए रख दिया, 1 2। अगर मैं इसे चेंज करूं और इसे 2 1 कर दूं, तो क्या वही सेम पॉइंट आएगा ये वाला? नहीं, 2 और 1 का एक डिफरेंट पॉइंट आ जाएगा। तो इसका डिफरेंट पॉइंट है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि ऑर्डर एक जो स्पेसिफिक जगह ले लेते हैं वो चेंज नहीं हो सकते। बात समझ में आती है। तो ऑर्डर का मतलब पहले वाला नंबर पहले ही आएगा और दूसरा वाला नंबर सेकंड टाइम पे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ बता रखा है इन्होंने, जैसे कि यहां पर दे रखा है डेफिनेशन 1 में, गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस। तो आपको ये दे रखा है इन्हें बना के, यहां पर इन्हें ये पढ़ लेना आप, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है नया। यहां पर भी एक नया दे रखा है एग्जाम्पल, ए दे रखी है वैल्यू, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नया नहीं है। ये इसने रिलेशंस बना दिए हैं, और रिलेशन बनाने के बाद यहाँ पर ये इसने तरीके से दिखाया किस तरीके से रिलेशन। रिमार्क जरूर पढ़ लेना, क्या दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल टू सेकंड, हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, नॉन एम्प्टी सेट्स में दे रखा है, इन्फिनिटिव दे रखा है, ट्रिपलेट। हाँ, अगर जैसे 2 के साथ होता है, जैसे कि ए की मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कि ए की वैल्यू है 1 2 और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 3, तो आप ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए की साथ बी की मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3। बात समझ में आती है, सिंपल है। 1 के साथ रिलेट कर दिया 2 को, फिर 1 के साथ रिलेट कर दिया 3 को, फिर 2 को 2 के साथ रिलेट किया, 2 को 3 के साथ रिलेट किया। अब मेरे को करना है a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए, दोबारा से ये करना चाहता हूं मैं।
अब तीन संख्या हो जाएगी, देखो a मल्टीप्लाई बाय b कितना है, देखो a मल्टीप्लाई बाय b ये है पहला एलिमेंट, और a के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि 1 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो लिखेंगे 1 2 1। देख रहे हो, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऐसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फिर इस वाले पेयर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 2, तो ये हो गया ना ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। फिर उसके बाद इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा 1 3 एंड 1, फिर उसके बाद 1 3 एंड 2, एंड देन फिर इसके बाद चलेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 2 एंड 1 2 2 एंड 2, द फाइनल वन इज दिस। आप लिखेंगे इसमें 2 3 एंड 1 और 2 3 और 2। तो इससे जो ये फॉर्म जो आई है ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की है, ऊपर वाली जो फॉर्म है ये ऑर्डर्ड पेयर की है। एग्जाम्पल्स आपका काम है करना, जो पीछे मैंने अभी कहा है कि उसे खुद से रीड कर लेना, रीड जरूर करिएगा, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछिएगा जरूर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, थर्ड आपको करना है, जो आपसे हो जाए, नहीं होता है तो मेरे से पूछेंगे। फोर्थ और फिफ्थ भी आपका काम। ये एग्जाम्पल आपको कब करने हैं, जब मैं ये एक्सरसाइज करा दूं। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आप सारे क्वेश्चंस पहले देखेंगे, कॉपी पे करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं उसको पूरा करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज से। आप जल्दी से देखते जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको दे क्या रखा है, आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 एंड 1 बाई 3। देखिए मैंने जितना कहा आपको एनसीईआरटी में जितना इंट्रोडक्शन लिखा है वो आपको जरूर पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका एक कंक्लूजन होगा जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सेट और थ्योरी कंप्लीट यूनिट का कंक्लूजन मेरे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज है जो आप पढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे यहां पर ये कहा गया है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो ठीक है, अगर इक्वल है तो कंपेयर कर लेते हैं। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने से हमें मिलेगा जो पहला वाला ऑर्डर है वो पहले वाले ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। जो दूसरा वाला ऑर्डर है वो दूसरे वाले ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया, न्यूमेरिकली x की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, पहले 1 को राइट साइड में ले जाइए, ये हो जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, फिर उसके बाद x अपॉन 3 इज इक्वल टू, आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 3 अपॉन 3, एंड देन आप देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली x की वैल्यू आपके सामने आ गई जो कि है 2। इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकालेंगे, पहले आप राइट साइड में इस संख्या को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस का 2 अपॉन 3, एंड देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस का 2, देन y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाय 3 1। तो आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा था, ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करके आपने वैल्यू निकाल ली। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। आप जल्दी से देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मैं इसको पहले रब कर देता हूं, जगह बना लेता हूं। आपको एक कॉपी जरूर करना है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को देखे ना, आप देखने से नहीं सीख पाएंगे। आप अपनी कॉपी पे एक बार उसे जरूर लिखें, आप लिखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, कहता है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। देखो ये सेट ए है और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 एलिमेंट्स है, मैंने यहां लिख दिया 3। ओके, सबस्क्रिप्ट करके लिख देते 3। फिर उसके बाद सेट बी हैज दिस, तो बी के अंदर कितना दे रखा है, बी के अंदर दे रखा है 3 4 5, तो अनदर 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू बी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, तो ए और बी के मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट्स कितना आएगा। देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है 3 और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है 3, तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 आएंगे। अब आप कहोगे सर उसे लिख के दिखाइए ए इंटू बी को, तो हम कहेंगे कि उसे नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर नहीं पता क्या लिखा है। जब पता चल जाएगा तो मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, लेकिन अभी नहीं पता। इसने कहा था 3 एलिमेंट्स है, ये नहीं बताया कौन से एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब 9 इज द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा लिख के छोड़ देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। कहता है जी के पास क्या है 7 8। देखो यहां लिखिए जी, यहां लिखिए 7 8। उसके बाद दूसरा दे रखा है आपको एच के पास कैसे एलिमेंट्स दे रखे हैं। एच एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5 4 एंड 2। और देखिए कितने आसानी से आप जी मल्टीप्लाई बाय एच कर लेंगे। देखो सबसे पहला काम तो जी के अंदर 2 एलिमेंट्स है और एच के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो जी मल्टीप्लाई बाय जब एच करेंगे, जी मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई का मतलब मैं फिर बोल रहा हूं यहां पर रिलेटेड टू है, लेकिन हम मल्टीप्लाई से ही शो करेंगे, लेकिन इसका मतलब है जी रिलेट कर रहा है एच के साथ, है ना, जी रिलेटेड टू एच। तो कैसे रिलेट कर रहा है, सिंपल है, 2 यहां पर है और 3 यहां पर एलिमेंट्स, तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे यहां पर, टोटल इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 2 3 जा 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 5 में कराते हैं, तो लिखेंगे 7,5। इसे 5,7 नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद 7,4, फिर उसके बाद 7,2, फिर उसके बाद 8,5, फिर उसके बाद 8,4, फिर उसके बाद 8,2। यानी कि सीधा सीधा रिलेशन है जिसमें कितने नंबर्स बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5 6। कैसे बने आपको पता लगा, 7 की मल्टीप्लाई 5 में कराई, 4 में कराई, 2 में कराई। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई, इस वाले 8 की मल्टीप्लाई 5 में कराई, 4 में कराई, 2। मैं फिर बोल रहा हूं रिपीट करके कि मल्टीप्लाई नहीं करानी है। कई स्टूडेंट सोचते हैं 7 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे 35 आएगा, अभी नहीं तो आगे तो आएगा ही 35, नहीं आएगा भाई, रिलेट करा रहे हैं। रिलेट मल्टीप्लाई का निशान इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके पेयर्स जो एलिमेंट्स जो है उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो आता है वो ऑर्डर्ड पेयर में आता है, इसलिए मल्टीप्लाई का निशान है। अदरवाइज इसका मतलब होता है रिलेटेड टू। क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू, इस निशान का मतलब, ठीक है ना। फिलहाल आपके सामने हो गया। अब आगे कहता है h इंटू जी, तो h मल्टीप्लाई बाय जी कैसे करके दिखाएंगे जरा बताइए। h को पहले लिख लीजिए, g को बाद में लिख लीजिए। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे मैं लिख देता हूं, h को पहले लिखेंगे 5 4 2 एंड देन g को बाद में लिखेंगे और वो है 7 8। अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे h मल्टीप्लाई बाय g, तो आप देखेंगे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 दूनी 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 की, तो 5 7 एंड देन 5 8 एंड देन 4 7 एंड देन 4 8 एंड देन 2 7 एंड देन 2 8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 6 एलिमेंट्स बने। तो इस जल्दी से कॉपी करिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। फोर्थ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स करना है, बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा नहीं। तीनों पार्ट खुद से ट्राई करिए, और नहीं होंगे या थोड़े बहुत होंगे तब मैं आपको कराऊंगा। जल्दी से इसे वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, पहले तो 4 में कहा क्या गया है पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है आपको कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत है तो सही लिखनी है, अगर सही है तो दोबारा सही थोड़ी लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कहता है P इज इक्वल टू mn, P की वैल्यू है जो आपके पास सेट P है m कोमा n, 2 एलिमेंट्स है इसमें, और Q की वैल्यू है और वो दे रखी है आपके पास n कोमा m, ठीक है ना, सिंपल है, n m n और n m, ठीक है। आगे आपसे कहता है उसकी मल्टीप्लाई ये है। हम जब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं P की मल्टीप्लाई Q में, तो 2 पे इसमें एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, और इसमें देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। तो लिखेंगे P इंटू क्यू, आपको दे रखा है m कोमा n और उसके बाद n कोमा m। आप कहेंगे इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्यों, और करेक्ट क्या है, द करेक्ट वन इज P इंटू क्यू इज इक्वल टू, इट इज फॉल्स। करेक्ट वन इज m की मल्टीप्लाई n के साथ कराएंगे m कोमा n, फिर m की मल्टीप्लाई m के साथ कराएंगे तो m कोमा m भी आएगा। उसके बाद n की मल्टीप्लाई n के साथ कराएंगे तो n कोमा n, और n की मल्टीप्लाई m के साथ कराएंगे तो n कोमा m। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स के 4 एलिमेंट्स 4 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, और कैसे आए हैं आपको पता लग गया। तो यहां पर आपको बस यही बताना है, रीराइट करके आपने सही लिख दिया है, द करेक्ट वन इज दिस। आप आगे देखिए अगले वाले में क्या कहता है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा सेकेंड पार्ट।
इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी, भैया एम्प्टी क्या होता है? एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब सेट खाली है। यानी कि आप लिखेंगे इस तरीके से, करली ब्रैकेट तो लगा देंगे, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, खाली पड़ा हुआ सेट है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख देते हैं फाई, फाई का मतलब भी एम्प्टी सेट ही होता है। इसने कहा ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि इसने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में कहा है कि ए कोई संख्या है, ए के अंदर कोई संख्या दे रखी है, कितनी है ये नहीं पता, बस अंदर है। और उसके बाद बी भी कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो है, खाली नहीं है दोनों। तो कहता है ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो वो भी नॉन एम्प्टी होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ए की मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। आगे इसने कहा है द ऑर्डर्ड पेयर इज एक्स वाई, तो जो ए की मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस फॉर्म में आएंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में, आगे भी कुछ नंबर्स बनेंगे। अब उसके बाद ये कहता है आपसे सच दैट, इस तरीके से बनेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। याद रखना, इसने बोला है कि इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b बन जाए। तो जरा सोचो, जरा सोचो, ऊपर हमने क्या किया था, ये देखो, हमने ऊपर ये किया था कि आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आगे ही आते हैं हमेशा, और पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पीछे ही आते हैं हमेशा। ये बात हमने अभी साबित की थी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो थर्ड क्वेश्चन जो आपने कॉपी पे लिखा उसे देखें। 7 और 8 आगे है, तो अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 आगे ही रहेगा और 8 आगे ही रहेगा, 7 4 7 2 आगे ही रहेगा 7। इसी तरीके से 8 भी आगे रहेगा, और पीछे वाला एलिमेंट अगर ये h आगे लिख दिया देखो यहां पर, तो h के सारे एलिमेंट्स आगे ही रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है, आपको भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराते वक्त जो आगे है वो आगे ही रहेगा एलिमेंट, और जो पीछे एलिमेंट है उसका सेट भी पीछे ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आगे सेट कौन सा है? a, तो इसके एलिमेंट्स जो है ये वाले आगे रहेंगे। तो इसके एलिमेंट्स मतलब कि कौन से? x लिखा है ना, तो x इज द एलिमेंट ऑफ a, x इज द एलिमेंट ऑफ a, x मतलब बिलोंग करता है a में, और y इज द एलिमेंट ऑफ b, y इज द एलिमेंट ऑफ b। इसने भी यही बात बोली है और हमारी भी यही बात आ रही है कि इसने कहा है कि क्वेश्चन में अगर मैं दो नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराऊं और इस तरीके से कराऊं कि a को आगे लिखो और b को पीछे, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। तो कहता है ऑर्डर्ड पेयर जो है वो x और y होगा, और x जो है a को बिलोंग करेगा और y जो है वो b को बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही कह रहा है, दिस इज अ ट्रू, और जो चीज ट्रू है उसको आप रीराइट करके नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। कहता है a की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहां पर a की वैल्यू दे रखी है आपके सामने 1 2, और b की वैल्यू दे रखी है 3 4। आपको कहता है a की और फाई की इंटरसेक्शन निकालो, a और फाई का, b और फाई का, सॉरी b इंटरसेक्शन फाई, तो आंसर फाई आएगा। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अगर मैं इसको यहां लिख के दिखाऊं आपको, अभी 2 सेकेंड, ये मैंने यहां लिख दिया, ये देखिए, ये मैंने लिखा ए क्या लिखा मैंने? ए लिखा मैंने 1 2, ये लिखा मैंने बी क्या लिखा है 3 4, और ये लिखा मैंने फाई क्या लिखा है? खाली सेट, ये रहा, कुछ नहीं लिखना। कहता है बी का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालना है, तो ये रहा बी, ये रहा फाई। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बताइए 3 इसके पास है, इसके पास तो नहीं है, 4 इसके पास है, इसके पास तो नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब ये हो गया कि खाली रह गया। और अगर एम्प्टी सेट की मल्टीप्लाई आप करा देंगे ए में, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन फाई, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो ऐसे लिखूंगा कि ए तो है 1 2, और आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं फाई के साथ, तो फाई है ये खाली सेट, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा। अब एक की मल्टीप्लाई किस में लिखें, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा, एक के साथ क्या लिखें यहां पर पता ही नहीं है। उसके बाद एक के साथ यहां पर क्या लिखें, 2 के साथ, ये भी पता नहीं है। तो मेरे को यही नहीं पता कि यहां पर क्या आएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई कराने लग जाएंगे तो एक सेट बनाएंगे और सेट के अंदर कुछ नहीं लिख पाएंगे, खाली रह जाएगा, वो कुछ लिख ही नहीं सकते आप। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या ये संख्या, ये जो संख्या है यानी कि बी इंटरसेक्शन फाई जो कि फाई होता है, और मल्टीप्लाई बाय ए जो कि फाई होता है, क्या ये बराबर है? आप कहेंगे यस दिस इज द ट्रू, और जो ट्रू है उसको रीराइट करके नहीं लिखना।
जल्दी से आप अगला क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाइए। अब आप कर सकते हैं पांचवा क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, पहले ए की ए में मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसकी ए में मल्टीप्लाई करो। जल्दी से पांचवा क्वेश्चन करके दिखाइए। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि ए की एक वैल्यू है जिसका नाम है -1 और 1। उसके बाद कहता है ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करानी है। तो देखो मैं ए को 2 बार लिख लेता हूं। जल्दी से कॉपी पे मेरे साथ साथ लिख लेंगे अगर आपने ट्राई नहीं किया तो। ए को 2 बार लिखने के बाद आप देखेंगे इसमें 2 और एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो -1 की मल्टीप्लाई -1 में, यानी कि -1 कोमा -1 ऐसे लिखते हैं, फिर -1 कोमा 1, फिर 1 कोमा -1, फिर 1 कोमा 1। तो फाइनली देखो 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं कि नहीं। फिर कहता है ए की मल्टीप्लाई ए में कराओ और फिर उसकी मल्टीप्लाई भी ए में कराओ। तो आपने कहा ये तो बड़ा आसान है सर, यहां पर 4 एलिमेंट्स है और यहां पर 2 एलिमेंट्स है, 2 की मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8 बनेंगे एलिमेंट्स। कैसे बनेंगे देखो, पहले -1 और 1 को आप -1 के साथ लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, -1 -1 -1। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, फिर उसके बाद यही सेम वैल्यू जो -1 और -1 है इसको लिखेंगे 1 के साथ। देखो ना, एक एक करके दोनों के साथ लिखना है, बस लिखने से काम हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ ट्रीटमेंट सिखाया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा भी बताया जाएगा, लेकिन अभी ट्रीटमेंट तो सीखिए कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखते कैसे हैं। यहां पर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट कैसे हो रहा है देखो ऑर्डर्ड में, अब वो देख लीजिए। अब दूसरे के पास चलते हैं, दूसरा नंबर ये है, इसके साथ आप ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, है ना, दोनों को एक एक करके लिखेंगे। जल्दी से लिखिए, आप लिखिए -1 1 और -1, फिर -1 1 और 1। देखो मैंने सीधा सीधा -1 1 और -1, फिर -1 और 1 और 1। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी हम यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाएंगे हम 1 -1 -1, फिर उसके बाद 1 -1 और 1। देन लास्ट वाला हमारे पास पेयर है और वो पेयर क्या बचा हुआ है 1 और 1, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने कितना, ये होगा -1 सॉरी 1 1 -1 और 1 1 और 1। याद रखिएगा कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं हो सकता, जिस ऑर्डर में आप चल रहे हैं उसी में चलना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअसली। जैसे यहां से चल रहे हैं तो यहां से चलिए, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो ऊपर से नीचे, एक ऑर्डर को तय कर लीजिए। ये नहीं कि आप ऑर्डर बदल रहे हैं, कभी ऊपर से आ रहे हैं कभी नीचे से जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये आपके सामने नंबर्स बने और कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन नहीं थे 8 क्योंकि मैंने कहा था 4 इसके पास है 2 इसके पास है, 4 दूनी 8 होते हैं, a इंटू ए निकल के आ गया। कैसे निकला है ऑर्डर ट्रिपलेट, समझ में आया। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाई। चलो मैं वैसे ही बताता हूं। कहता है ए की मल्टीप्लाई बी में जब कराएंगे, 6 क्वेश्चन है और आपसे कहता है ए की मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो हो जाएगा आपके पास a x, a y और b x और b y, ये हो जाएगा। फिर ये कहता है आपसे कि आप ए और बी को फाइंड करके दिखाएं। तो देखो आगे ए लिखा है तो ए की वैल्यू आगे ही मिलेगी, बस ये बात ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है तो सेट आगे ही एलिमेंट्स होंगे, ये पहला एलिमेंट होगा, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि ए 2 बार लिखा हुआ है आप 1 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद बी 2 बार लिखा है तो बी भी 1 बार लिखेंगे। इसी तरीके से बी सेट बनाइए, बी सेट पे पीछे वाली संख्या देखिए, पीछे वाला एलिमेंट एक्स वाई, तो यहां पर भी रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक्स 1 बार आएगा वाई 1 बार आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। कितना आसान आंसर आ गया, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस तरीका और सिस्टम सीखते चले जाओ। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाएंगे, आप अभी करके दिखाएंगे, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 7 ये पिछले चैप्टर की तरह क्वेश्चन होगा। इसमें आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। आप लिख लीजिए ए आपको दे रखा है 1 2, फिर उसके बाद बी आपको दे रखा है 1 2 3 4 एंड देन सी दे रखा है आपको कितना 5 6 एंड द लास्ट इज डी, डी आपको दे रखा है 5 6 7 8। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि आप B इंटरसेक्शन C निकालिए, तो B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। ये लिखो B इंटरसेक्शन C, कितना आ जाएगा भाई B और C का इंटरसेक्शन, बताइए जरा। ये B है
और ये सी है, दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन क्या आया है, कॉमन दोनों के अंदर 1 2 3 4 5 6, तो आपका कोई भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। कहता है ए की मल्टीप्लाई करानी है बी इंटरसेक्शन सी में, तो आपको बताया मैंने कि ए की मल्टीप्लाई अगर 5 में कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो बिल्कुल क्लियर है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड तो क्या दे रखा है आपको, a मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई बाय सी। तो पहले a मल्टीप्लाई बाय बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये a है और ये b है। अब मल्टीप्लाई करना आता है, जल्दी से करके दिखाइए। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये सारे नंबर्स मैंने कहां से लिखे, मैं रिपीट करता हूं। देखो ये 1 लिखा है, 1 के साथ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2 के साथ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो समझ में आ गया किस तरीके से लिखा गया है। आपको भी ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं यहां पे। ओके ना, अभी हम चलते हैं आगे। तो ए बी आ गया, फिर उसके बाद क्या कहता है ये ए सी। तो ए सी की मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दीजिए। ए आपके सामने है और सी आपके सामने है, आप मल्टीप्लाई कराइए इसकी। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ये ए है और ये सी है। इन दोनों को ही देखना है, बाकी सबको नहीं देखना है। तो आप लिखेंगे 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। मुझे बताइए एक भी ऑर्डर्ड पेयर क्या दोनों में मैच कर रहा है। ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये सी लिखना था, सॉरी यहां पर सी लिख दीजिए। ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए मल्टीप्लाई बाय सी, इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ऑर्डर्ड पेयर जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे रहेगा। तो आप कहेंगे सर खाली हो गया है तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी 5 हो गया। तो राइट साइड भी 5 आ गया, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड भी आपका 5 आ गया था। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आप इसे क्या करके दिखाइए, वेरीफाई, तो आपने कर दिया वेरीफाई। आगे कहता है a मल्टीप्लाई बाय c इज अ सबसेट ऑफ bd, वेरीफाई करके दिखाइए इसका सबसेट। तो ac की मल्टीप्लाई कराने का काम आपका ये मैंने करा दिया है। और फिर उसके बाद कहता है bd, तो bd की मल्टीप्लाई भी आप कराएंगे। b ये रहा, ये कहाँ है b, ये रहा b और ये रहा d, bd की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कहता है ac जो है वो सबसेट है bd का। यस बिल्कुल होगा, ac के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आएंगे bd के अंदर, यानी बीडी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर होते हैं तो ये सबसेट है। आप चेक करके वेरीफाई करके खुद दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाएं। जो डाउट्स होगा वो आप मेरे से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के पास आ चुके हैं हम। कहता है a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको। और b इज इक्वल टू अनदर सेट इज इक्वल टू 3 एंड 4। आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है राइट a मल्टीप्लाई बाय b, a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b बोल सकते हो आप, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट b, तो हो जाएगा 1 3, हो जाएगा 1 4, हो जाएगा 2 3 और हो जाएगा 2 4। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं, कोई भी ऑर्डर आगे पीछे नहीं जाएगा। पहले 1 के साथ 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 2 के साथ 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, बस सीधा सीधा लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी। तो आपको देखो यहां पर सबसेट्स पूछ रहा है कितने होंगे, तो ए क्रॉस बी एक सेट है, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे ये पूछ रहा है। इसमें टोटल एलिमेंट्स 4 है, देखो ना, एक ऑर्डर पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है आपके पास एलिमेंट्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। 16 नंबर्स होंगे। आगे आपसे ये कहता है लिस्ट देम, आप उनकी लिस्ट भी बनाइए। अभी तो लिस्ट तो नहीं बनी है, तो लिस्ट कैसे बनेगी, देखो इसको ध्यान से देखिएगा, लिस्ट कैसे बनेगी। लिखेंगे ऑल सबसेट, आप लिखेंगे पहले 5, लिस्ट में पहला नंबर आएगा 5 का, दूसरा नंबर आएगा आपके सामने 1 3, ऐसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे। फिर तीसरा नंबर आएगा 1 4, यानी एक एक एलिमेंट्स को अलग लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 2 3 और फिर उसके बाद 2 4।
ये एक एक का पेयर आपने बना दिया, एक एक को सिंगल सिंगल बना दिया, नॉट पेयर। समझ में आ गया आपको? एक एक को डिफरेंट कर दिया आपने ऑर्डर्ड पेयर में। फिर उसके बाद दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा 1 3 एंड 1 4। उसके बाद 1 3 एंड 2 3। देख रहे हो ना, पहले इसे लिया फिर इसे लिया। फिर उसके बाद 1 3 एंड 2 4। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। तीसरा वाला नंबर ये लिया, 1 3 के साथ ये तीनों आ गए। अब इस 1 3 का काम खत्म। अब 1 4 को लेंगे, 1 4 2 3, 1 4 2 3। और उसके बाद क्या लेंगे भाई? 1 4 2 4, 1 4 2 4। और उसके बाद क्या लेंगे? 2 3, 2 3 2 4। तो दो दो का केस भी कंप्लीट हो गया। अब तीन तीन का केस लेंगे, याद रखना। पहले एक एक का, पहले 5, फिर एक एक का, फिर दो दो का, फिर तीन तीन का, फिर चार चार का, तब जाके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? तीन तीन के पेयर की। तो देखो 3 वाला पहला पेयर आपके सामने दिख रहा है, ये वाला पेयर देखो, ये वाला पेयर देख लो, ये वाला, ठीक है ना, 3 वाला पेयर। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 के लिए पेयर? 1 3 1 4 2 3। दूसरा पेयर देखो, 3 वाला केस बता रहा हूं मैं, 3 वाला दूसरा पेयर कैसे बनेगा देखिए। ये बनेगा आपका 1 3, फिर उसके बाद 2 3 2 4। देख सकते हो आप, आपके सामने है। क्या लिखेंगे? 1 3 और 2 3 2 4। डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होगा, डिफरेंट। फिर अगला वाला पेयर बनाते हैं, अगला वाला ट्रिपलेट बनाते हैं। 3 केस लिखने हैं हमें ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 3 1 4 और 2 3। देखिए ये अभी तक नहीं लिखा गया, 1 3 1 4 2 3। तो लिखेंगे 1 3 1 4 2 3। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला वाला नंबर इसका आएगा 1 4 2 3 और 2 4, 1 4 2 3 2 4। तो ये है आपका लास्ट पेयर। अब उसके बाद चार चार के पेयर बनाएंगे, चारों के पेयर बनाएंगे। तो 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 and 2 4, and this is the final one, फाइनल आंसर। दिस इज कॉल्ड ऑल सबसेट्स। आप कहोगे सर जी कितने होने चाहिए थे नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स? ये आपके 16 होने चाहिए। तो 16 गिनते हैं, देखो देखते जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आप देख सकते हो 16 कैसे सबसेट्स हमने बनाए। सेट दे रखा था आपको ए और बी, पहले इसकी मल्टीप्लाई कराई। अब इसके सबसेट्स पूछ रहा है ए इंटू बी के। ए के नहीं पूछ रहा, बी के नहीं पूछ रहा, ए इंटू बी के। तो 8वां क्वेश्चन अच्छा था, चैलेंजिंग था। आप जल्दी से 9वां क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बल्कि 9वां क्वेश्चन मैं खुद ही बता देता हूं डायरेक्ट, 10वां ट्राई करना। कहता है लेट ए एंड बी द टू सेट्स सच दैट। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स। यानी ए एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से 3 और 2 एलिमेंट्स के 2 सेट हैं। आगे कहता है इनकी मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर ये आया। आंसर क्या आया जरा देखते हैं। x, 1 y, 2 और z, 1। तो आपको पता है कि अगर ये आंसर आया है तो आगे वाली संख्या आगे ही रहती है। तो a आगे है ना, a इंटू बी में, तो आगे वाली संख्या x, y, z। तो देखो 3 ही संख्या थी, x, y और z। उसके बाद पीछे b चाहिए, तो b में है 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आंसर है, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ठीक है। 10वें क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाइए पहले आप, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू ए की मल्टीप्लाई जो है वो करने के बाद जो आंसर्स आते हैं, ये आए, ये आए, ऐसे आए, ऐसे बहुत सारे आंसर्स आएंगे। और ये आंसर जो है वो कहता है 9 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 9। देखो ए की मल्टीप्लाई ए में कराइए, तो ए के एलिमेंट्स अगर 3 हुए तो बी ए के अंदर भी 3 एलिमेंट्स होंगे, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आएगा।
तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो रिपीटेशन नहीं होती है, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। उस केस में तीनों डिफरेंट वैल्यूज होगी। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनने कह रखा है, कहता है विच आर फाउंड टू बी दिस और दिस, तो 2 वैल्यूज इसने ऑलरेडी दे रखी है, यानी कि इसमें जो 9 वैल्यू लिखी हुई है ना, 1 वैल्यू 2 3 4, इसमें से 2 वैल्यूज दे रखी है, एक -1 और 0 और एक 0 और 1। आपको पता है 2 वैल्यूज इसका हिस्सा है, आपको पता है ये a इंटू ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे वाली संख्या में से -1 और 0 आएगा, उसके बाद पीछे वाली संख्या में से 0 और 1 आएगा। तो बेसिकली 3 नंबर हमें मिल गए a के अंदर, -1 0 और 1। पहले यही पूछ रहा था फाइंड द ए, कैसे मिले हैं आप देख सकते हो। ये a की वैल्यू जो है, ये देखो a एक सेट है, a कौन है, एक सेट। ये सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, आगे होंगे। तो आगे सेट कौन कौन से हैं, a के अंदर क्या लिखा हुआ है, a के अंदर लिखा हुआ है -1 और 0, और ये पीछे वाला a भी एक सेट है, और इसके एलिमेंट्स पीछे होंगे तो लिखा है 0 और 1, तो 0 तो पहले आ गया, 1 और लिख लेते हैं। ये तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने निकाल लिया, क्या आपने निकाल लिया, a की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो किस तरीके से हमारा a है। अब कहता है, अब ये a है, एक बार और a लिख लेते हैं, चलो आपकी सहूलियत के लिए, -1 0 और 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं एक बार, a की मल्टीप्लाई a में करा के देखते हैं, तो मेरे को 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1, फिर 0 और 0, फिर 0 और 1, फिर 1 और -1, फिर 1 और 0, फिर 1 और 1। तो कितने एलिमेंट्स दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहता है आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग मतलब बचे हुए, यानी ये वाला और ये वाला एलिमेंट नहीं लिखना। तो क्या नहीं लिखना, -1 और 0 नहीं लिखना, और 0 और 1 नहीं लिखना, इन दोनों को रिमूव कर दीजिए। बाकी 7 जो एलिमेंट्स है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मैं रिमूव करके दिखाया था, ये लीजिए कर दिया रिमूव, ये हमारा आंसर आ गया। आप भी रिमूव कर सकते हैं, अभी मैं लिख देता हूं, ये देखिए लिख दिया, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज जो है आपकी वो फिनिश होती है। बस इसके क्वेश्चंस जो मैंने एग्जांपल्स के दिए हैं वो जरूर करिएगा। इसमें कुछ ज्यादा करने वाला काम नहीं है, लेकिन जितना भी काम दिया है वो आप जरूर करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रिलेशन। आप चाहें तो खुद से भी पहले ट्राई कर सकते हैं।